नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया भर में जारी जंगों पर हमारे इस खास कार्यक्रम वॉर रूम में आपका स्वागत है, जहां हम छोटी झड़पों से लेकर बड़े युद्ध तक की बारीक जानकारी आप तक लेकर आते हैं। जंग के मैदानों में क्या हो रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, जान माल का कितना नुकसान हो रहा है, किसके पास कितने हथियार हैं, इन सब मुद्दों की एक एक खबर वॉर रूम में। सबसे पहले हेडलाइंस और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। रूस ने की यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात। ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से बोले हमें और हथियार दो। ईरान पर शैडो स्ट्राइक की तैयारी है। अमेरिका ने एक और समुद्री जहाज अब्राहम लिंकन के पास भेजा है। इजराइल की बड़ी कामयाबी है, बनाई है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गांठ। पाकिस्तान का अमेरिका पर बड़ा आरोप है, कहा है हमको तो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। और बलूचिस्तान से उठी है पाकिस्तान से फुल एंड फाइनल आजादी की मांग। और सबसे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध की बात, जहां शांति की उम्मीदें अब शमशान में बदल चुकी हैं। अबू धाबी में जब अमेरिका और रूस के नुमाइंदे बात कर रहे थे, उसी वक्त पुतिन के जनरल यूक्रेन को अंधेरे में धकेलने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। आज ओडेसा से लेकर वोल्गोग्राड तक जो आग लगी है, वो बता रही है कि ये 2026 की सबसे भयानक शुरुआत है और ये जंग अब यहीं रुकने वाली नहीं है। एक तरफ यूक्रेन के 3 लाख नागरिक बिना बिजली के ठंड से जम रहे हैं, दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले तेल के कुओं को यूक्रेन ने शोलों में बदल दिया है। ये अब सिर्फ जंग नहीं, ये वजूद की लड़ाई है। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना ने 12 फरवरी को एक साथ कई आत्मघाती ड्रोन्स की झड़ी लगा दी। निशाना कोई मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि यूक्रेन का पावर सेंटर था, यानी बिजली का वो सिस्टम जो यूक्रेन को चलाता है। यूक्रेन का डीटेक पावर ग्रिड पल भर में मलबे के ढेर में बदल गया। यूक्रेन का दावा है 3 लाख लोग, बच्चे, बूढ़े, मरीज सब इस वक्त बिना लाइट और पानी के हैं। रूस ने अपने स्पेशल ऑपरेशन को सही ठहराते हुए दलील दिया कि ये पावर प्लांट यूक्रेन की सेना की बैकबोन है, इसलिए वो इन्हें निशाना बना रहा है। डीटेक पावर प्लांट पर हमले से यूक्रेन का दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो मरम्मत में भारी पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, और दूसरा उसे पोलैंड जैसे पड़ोसियों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि रूस ने एनर्जी ट्रूस का ढोंग किया ताकि वो हमले के लिए मिसाइलें जमा कर सके। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग शुरू है, चौथे साल, रूस को लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई बेस्ट ख़त्म करने का तरीका है कि 4 साल के बाद अब यूक्रेन के ऊपर दबाव कैसे डाला जाए, कीव के ऊपर कैसे दबाव डाला जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर जब सर्दी ज़बरदस्त है, -24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उसमें अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत कड़ाके की सर्दी है, तो ऑटोमेटिकली घुटने टेक देगा यूक्रेन। और यूक्रेन भी वही कर रहा है। पलटवार यूक्रेन का क्या हो रहा है, वही यूक्रेन का भी पलटवार करने की कोशिश हो रही है कि रूस के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये पलटवार यूक्रेन का भी मकसद वही कि रूस को किस तरीके से उसका डिग्रेडेशन किया जाए। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि ये 2022 का यूक्रेन नहीं है, इसलिए रूस के हमले का जवाब भी उतना ही घातक हुआ। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूसी रिफाइनरी को जलती हुई भट्टी में बदल दिया। रूस के वोल्गोग्राड पर हमला बता रहा है कि जंग यहीं रुकने वाली नहीं। सीमा से 500 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन के ड्रोन्स ने लुकोइल की रिफाइनरी को निशाना बनाया। वोल्गोग्राड के गवर्नर का दावा है कि सब ठीक है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। रूस की सेना जिस तेल के बल पर यह जंग लड़ रही है, आज वही तेल आसमान में काला धुआं बनकर उड़ रहा है। रूस के ऊपर ये पहला हमला नहीं हुआ। डीप इनसाइड साइबेरिया के अंदर भी एक हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उनके हाईली स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स को निकाला गया था। TU बॉम्बर्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया था। तो
जब वो साइबेरिया में हमला कर सकते हैं तो आपके सीमाओं के नज़दीक क्यों नहीं कर सकते? और वहाँ भी लॉजिक वही है जो लॉजिक रशिया का यूक्रेन के अंदर है एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने का, वही लॉजिक यूक्रेन का भी रशिया के अंदर है कि मनोबल को गिराना है और डिसरप्शन करना है। बदला सिर्फ रूस के अंदर नहीं बल्कि कब्जे वाले इलाकों में भी लिया गया है। जापोरिजिया में रूसी सेना की रूबिकॉन ब्रिगेड के बैरक को यूक्रेन ने मलबे में मिला दिया है। वहीं द्रुजकुइका में जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। एक भरे बाजार में क्लस्टर बम डाले गए। ये वो हथियार है जो मासूमों के चिथड़े उड़ा देते हैं। 7 मौतें हुई, दर्जनों घायल हुए। अमेरिका के दावा है कि जून 2026 तक शांति समझौता हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन मार्च में ही डील फाइनल करने की जिद पर अड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार हैं? और क्या पुतिन को यूक्रेन पर भरोसा है? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हमले। एक तरफ हाई लेवल मिलिट्री हॉटलाइन, दूसरी तरफ रिफाइनरी पर स्ट्राइक और शहरों को खाक करना। ये शांति नहीं, ये महायुद्ध के दूसरे अध्याय की शुरुआत है। ज़ेलेंस्की आधा देश बर्बाद करवाने के बाद भी जिद में है। दूसरी तरफ रूस भी पूरी ताकत से डटा हुआ है। अमेरिका के साथ साथ पूरा यूरोप सिर्फ तमाशा देख रहा है। ओडेसा की कड़कड़ाती ठंड और वोल्गोग्राड की दहकती आग, ये जंग अब किसी समझौते से नहीं बल्कि जोर आजमाइश से खत्म होगी। चलिए आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर क्यों ले रहे हैं और उससे कितना नुकसान हो रहा है। 2025 में यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरीज पर किए गए हमलों के कारण रूसी तेल कंपनियों को करीब 12.9 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। ड्रोन हमलों से तेल और गैस सेक्टर को सीधे तौर पर 1.29 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। 2025 में यूक्रेन ने रूस की ऊर्जा सुविधाओं पर 120 हमले किए। इनमें से 81 हमले तेल रिफाइनरी पर हुए। समुद्र में मौजूद तेल गैस के भंडार पर 27 बार हमला हुआ। पाइपलाइनों पर 8 बार, तेल टैंकरों पर 4 बार हमले किए गए। उधर रूस भी लगातार यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को निशाना बना रहा है। 2022 से यूक्रेन में चल रही सैन्य कार्रवाई के कारण देश के ऊर्जा ढांचे को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसे दोबारा ठीक करने के लिए 47 अरब डॉलर से अधिक की जरूरत बताई गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध में अब तक क्या बड़े और अहम बदलाव हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कुल 55,600 नागरिक हताहत दर्ज किए गए। इनमें से 40,601 लोग घायल बताए गए। 22 फरवरी 2022 से 11 जनवरी 2024 के बीच दुनिया भर के कई देशों ने रूस पर 16,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए। WHO के अनुसार फरवरी 2022 से जून 2025 के बीच यूक्रेन में अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर 2,477 हमले दर्ज हुए। रूस ने 2024 में अपने सैन्य खर्च पर करीब 149 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो पिछले साल की तुलना में 36% ज्यादा था। यूक्रेन का सैन्य खर्च 2023 से 24 के बीच 0.3% कम होकर 64.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक गिरा। 31 मई 2025 तक दुनिया भर में यूक्रेन से 56 लाख से ज्यादा शरणार्थी दर्ज किए गए। इनमें से 51 लाख यूरोप में रह रहे थे। यूरोप में जर्मनी और पोलैंड में सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी थे। रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन के व्यापार और उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसका अनुमान करीब 214 अरब अमेरिकी डॉलर लगाया गया है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाला धुआं पूरी दुनिया को निगलने वाला है? क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ने अब बातचीत का चोला उतार दिया है। सामने है डोनाल्ड ट्रंप की वो सीधी धमकी जिसने ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आगे क्या। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि या तो हमारी शर्तों पर डील होगी वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं, समुद्र से लेकर आसमान तक अमेरिकी फौज का आर्मडा ईरान को घेरने के लिए निकल चुका है।
ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने 3 ऐसी शर्तें रखी हैं जो ईरान के लिए गले का फंदा बन गई हैं। ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, अपने पाले हुए मिलिटेंट ग्रुप से सारे रिश्ते तोड़ो, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को पूरी तरह पाबंदी लगाओ। बुधवार को हुई इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो ईरान को 2025 के मिडनाइट हैमर जैसा जख्म फिर मिलेगा। क्या ये बातचीत केवल दिखावे का खेल है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा होता। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से वहां ईरान से कुछ दूर तैनात है। जॉर्डन के मुवफ्फाक अल सल्ती एयरबेस पर अमेरिका ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। इसके 36 इंटरसेप्टर ईरान की किसी भी मिसाइल को आसमान में ही राख बनाने के लिए तैयार है। कतर और कुवैत में पेट्रियट मिसाइलें लोड की जा चुकी हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से मिडिल ईस्ट की घेराबंदी कर ली है। लेकिन क्या ईरान डर गया है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी अपनी तैयारी अंडरग्राउंड कर ली है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इस्फहान और नतान्स के न्यूक्लियर ठिकानों के बाहर नई सुरंगें और किलेबंदी की जा रही है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें कतर से लेकर इराक तक हर अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती हैं। इसके साथ ही ईरानी मिसाइलें ईस्ट यूरोप में अमेरिका के मित्र देश पर भी निशाना लगाए हुए हैं। ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की मिसाइल पावर तो बहुत जबरदस्त, 5000 मिसाइल, करमशर जैसे लेटेस्ट हाइपोसोनिक मिसाइल, 2000 किलोमीटर रेंज, करमशर 1, 2, 3 आप देखिएगा, रेंज देखिए 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोग्राम पर वॉरहेड हर एक मिसाइल में। बहुत मतलब वही एक ताकत है। पूरा एयर सुप्रीमेसी इजराइल का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, पर ये मिसाइल्स जब निकलेंगी तो इजराइल को खतरा है और ज़बरदस्त पावर है ईरान के अंदर 2 चीज़ों में, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। इधर ईरान बाहर से घिर रहा है, वहीं ईरान के अंदर भी आग लगी है। ईरान में काफी जनता पहले से ही अपनी सरकार के खिलाफ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान में क्रांति को दबाने के लिए ईरानी फौज कत्लेआम कर रही है। ट्रंप ने इस मौके पर वेनेजुएला वाला दांव चलाया। उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, यानी ईरान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से तोड़ने की तैयारी। फिर सवाल उठता है कि अमेरिका हमले से पहले इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ईरान की जो रिजीम है सबसे कमज़ोर है, और ऐसे में जब यूएस की नेवल फ्लीट्स अरेबियन सी में तैनात हैं, इंडियन ओशन में मौजूद हैं, जो कि बहुत ही प्यूनिटिव कार्रवाई ईरान के ऊपर कर सकती हैं, ख़तरा बहुत गंभीर है। और अगर इस सिचुएशन का अमेरिका फ़ायदा ना उठाए तो कब उठाएगा? और इस समय ईरान बहुत कमज़ोर है, उसके ऊपर पहले हमले हो चुके हैं। ईरान के ऊपर अमेरिकन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने उसकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बमबारी करी है, तो वो बहुत कमज़ोर है। और ऐसे में अपनी चीज़ को मनवाना और डिप्लोमेसी के थ्रू लड़ाई को अवॉइड करने का ये एक प्रयास है। ओमान में गुपचुप बातचीत चल रही है। इजराइल युद्ध के लिए उकसा रहा है और ट्रंप अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट से आग लगा रहे हैं। क्या ईरान सरेंडर करेगा या फिर ट्रंप का ये मिडनाइट हैमर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक देगा? तैयारी दोनों तरफ से पूरी है, बस एक चिंगारी की देर है। ईरान और अमेरिका, 2 देश, 2 विचारधाराएं और दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से मिडिल ईस्ट में हमेशा तकरार की स्थिति बनी रहती है। आखिर यह विवाद क्या है? क्यों बार बार दोनों देशों के बीच हालात इस तरीके से बिगड़ते हैं? आइए इसे 5W यानी व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले व्हाट, यूएस और ईरान के बीच क्या विवाद है? ईरान और अमेरिका के बीच मुख्य विवाद परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा मुद्दों को लेकर है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। ईरान कहता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा और शांति के उद्देश्य से है। इसके अलावा अमेरिका ईरान पर मध्य पूर्व में हथियारबंद समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाता है। अब वाई, दोनों देशों के बीच क्यों नहीं बनती? दरअसल ईरान मानता है कि 1953 में प्रधानमंत्री मोहम्मद
मोसादेक को सत्ता से हटाने में अमेरिका का हाथ था और यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। उसके बाद 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब तेहरान के अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया, तब से दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध लगभग खत्म हो गए। फिर 2000 के बाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव और बढ़ गया। अब आपको बताते हैं हु यानी कौन। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में कौन ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका हर साल करीब 850 से 900 अरब डॉलर अपनी सैन्य बजट पर खर्च करता है। इसके मुकाबले ईरान का रक्षा बजट कितना है? 15 से 25 अरब डॉलर के आसपास। अमेरिका के पास लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ईरान के पास कितने हैं? 6 लाख। अमेरिका के पास 13,000 से अधिक सैन्य विमान है। ईरान के पास 400 से 600 विमान। अमेरिका के पास 11 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ईरान के पास एक भी नहीं। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता मानी जाती है। उसके पास 3000 से अधिक शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जबकि अमेरिका के पास अत्याधुनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। अब वेयर बताते हैं, यानी दुनिया के नक्शे पर ईरान और यूएस एक दूसरे के संदर्भ में कहां हैं। ईरान है पश्चिम एशिया में, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। इसके पश्चिम में इराक, उत्तर में तुर्की, कैस्पियन सी, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी है। वहीं अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मेक्सिको है। दोनों देशों के बीच सीधी जमीनी सीमा नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 11,000 से 12,000 किलोमीटर है। आखिरी डब्ल्यू व्हेन यानी कब ईरान और यूएस में कब कब टकराव हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच कभी सीधी जंग नहीं हुई है। 1988 में फारस की खाड़ी में ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस हुआ। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। फिर जनवरी 2020 में अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन हमले किए और इसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। इसके अलावा 21-22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतान और इस्फहान पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों से हमला किया था। 12 फरवरी 2026 तक नेतन्याहू ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद 6 बार अमेरिका जा चुके हैं। इस बार वो ईरान पर सख्त डील के लिए दबाव बनाने गए थे। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान सिर्फ परमाणु नहीं, मिसाइल और अपने समर्थित आतंकी गुट के मुद्दों को भी बातचीत में शामिल करे, लेकिन इसके लिए ईरान एकदम तैयार नहीं है। नेतन्याहू से ट्रंप के मिलने के बाद ट्रंप बातचीत जारी रखने के पक्ष में जरूर दिखे, लेकिन साफ चेतावनी दी कि डील नहीं तो कार्रवाई होगी। उधर ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल जानबूझकर बातचीत बिगाड़कर जंग भड़काना चाहता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता बारूद, 2 ताकतें आमने सामने। तैयारी रक्षा की या फिर बड़े टकराव की? मिसाइल पर मिसाइल, कौन किस पर भारी? एक चिंगारी और भड़क उठेगा पूरा मिडिल ईस्ट। ये तस्वीर बेहद साफ नजर आ रही है, लेकिन बेहद खतरनाक भी दिख रही है। बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन पहुंचे थे। दोनों नेता अब तक 6 बार मिल चुके हैं। इस बार उनका एजेंडा सिर्फ मुलाकात का नहीं था, मकसद था ईरान पर एक सख्त और व्यापक डील के लिए दबाव बनाना। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस से 2 तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ ट्रंप बातचीत जारी रखने के पक्ष में नजर आते हैं, यानी कूटनीति का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने साफ चेतावनी भी दे दी कि डील नहीं तो कार्रवाई होगी। यह बयान संकेत देता है कि सैन्य विकल्प मेज से हटाया नहीं गया है।
और ये मुलाकात ऐसे दौर में हो रही थी जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब बयानबाजी से आगे बढ़कर हथियारों की खुली होड़ में बदलता दिख रहा है। दोनों देशों की रणनीति साफ है कि पीछे हटना नहीं है बल्कि और मजबूत होना है। ईरान लगातार अपनी बैलिस्टिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है। नए परीक्षण, नई रेंज और सटीकता पर जोर दे रहा है। हर दिन वीडियो जारी करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि ईरान युद्ध से भयभीत नहीं, तैयारी में जुटा है। दूसरी तरफ इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे को देखते हुए इजराइल अपनी एडवांस्ड एयर डिफेंस और इंटरसेप्शन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि आसमान में ही खतरे को खत्म किया जा सके। एरो 4 इजराइल का नया इंटरसेप्टर सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एरो 2 को रिप्लेस करेगा जो 30 साल पुराना हो चुका है। एरो 4 खास तौर से हाइपरसोनिक मिसाइलों और ऐसी मिसाइलों के खिलाफ कारगर है जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है। अब ये सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त की लड़ाई बन गई है। सवाल यही है, क्या ये तैयारी सिर्फ सुरक्षा के लिए है या आने वाले बड़े टकराव की प्रस्तावना है? तो तस्वीर साफ है। एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ हथियारों की रफ्तार और तेज हो रही है। ईरान अपनी मिसाइल ताकत को संदेश की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल और ईरान में डील होगी या नहीं ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त संतुलन की बेहद पतली रेखा पर खड़ा है। ये छठी मुलाकात थी नेतन्याहू और ट्रंप के बीच। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी से लेकर फ्लोरिडा तक साल 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी सुर्खियां बनती रहीं, क्योंकि इस मुलाकात में ईरान और गाजा का भविष्य तय हो रहा था। हम आपको बताते हैं कि इन मुलाकातों में पहले क्या क्या हुआ है। फरवरी 2025 ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद नेतन्याहू पहले विदेशी नेता बने जो व्हाइट हाउस पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने अमेरिका इजराइल गठबंधन को दोहराया। गाजा युद्ध विराम और ईरान के परमाणु मुद्दे पर चर्चा हुई। इसी दौरान ट्रंप ने गाजा को रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया था। अप्रैल 2025 में एक बार फिर इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। इस बार एजेंडा था अमेरिकी टैरिफ और ईरान। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग रखी। जुलाई 2025 अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद नेतन्याहू वॉशिंगटन में ट्रंप से तीसरी बार मुलाकात करते हैं। दोनों नेताओं ने ईरान पर हुए हमले को ऐतिहासिक जीत बताया। इसके अलावा गाजा में संभावित युद्ध विराम पर चर्चा हुई, लेकिन सुरक्षा शर्तों पर इजराइल अड़ा रहा। फिर सितंबर 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद नेतन्याहू फिर वॉशिंगटन पहुंचे। इस बैठक में ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा योजना पर सहमति बनी। हालांकि इजराइल ने सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने की बात एक बार फिर दोहराई। दिसंबर 2025 इस बार दोनों देशों के नेताओं के बीच फ्लोरिडा में मुलाकात हुई और इस बैठक में भी ईरान का मुद्दा ही छाया रहा। इस बैठक के बाद ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान परमाणु गतिविधियां बढ़ाएगा तो कार्रवाई होगी। यानी 2025 में दोनों नेताओं की हर मुलाकात के केंद्र में ईरान और गाजा ही रहा। ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। खबर है कि अमेरिकी सेना कई हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने का आदेश देते हैं तो ये तय है कि ये युद्ध कई दिनों तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन वहां के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। ईरान में लोकतंत्र के लिए पिछले महीने जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें अमेरिका ने दावा किया था कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि ईरान की ओर से मौत को लेकर एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी भेजा गया है। अब अमेरिका ने ईरान के आसपास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर और 3 पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। साथ ही चीन और रूस की नौसेना की मौजूदगी भी देखी गई है। कतर के अल उदीद एयर बेस पर अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को ट्रक लॉन्चरों पर तैनात किया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कहीं भी मूव किया जा सके।
अल उदीद एयर बेस, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है, वहां सैटेलाइट तस्वीरों में मिसाइल और एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ती दिखी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी बेस निशाने पर होगा। ईरान ने अपने परमाणु केंद्र के पास भूमिगत ठिकानों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुलकर कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ईरान के बीच बातचीत भी चल रही है और तनाव भी बढ़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में कीव के अलावा 11 जगहों पर नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने 90 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को कई साल हो गए, लेकिन ये युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि यूरोप ने आखिरकार रूस से बातचीत करने की हिम्मत दिखाई है और अब नए प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पोलैंड और लिथुआनिया रूस की सीमा के पास खासकर सुवाल्की गैप इलाके में युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। ये इलाका रूस के कालिनिंग्राद के पास बेहद रणनीतिक माना जाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूएन पर आरोप लगाया है कि गाजा, ईरान, वेनेजुएला और यूक्रेन जैसे मामलों में उसकी भूमिका बहुत कमजोर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिकी नेतृत्व के बिना कोई बड़ी पहल संभव नहीं हो पाई। बलोच लिबरेशन आर्मी ने काजी एरो हाइव रेंजर्स नाम से नया ड्रोन और एयर वॉरफेयर यूनिट बनाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि ग्वादर में ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान सरकार ने BLA के कई नेताओं पर करोड़ों का इनाम भी घोषित किया है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी स्पेशल यूनिट्स ने बड़ा एक्शन करने का दावा किया है। पहले ड्रोन ऑपरेटरों ने जंगल में छिपी दुश्मन की 2S1 गोज़दिका तोप और फायर कंट्रोल पॉइंट ढूंढ निकाला और उसके बाद FPV ड्रोन के जरिए सीधा हमला किया गया। हमला इतना सटीक था कि तोप धुआं हो गई। हमले के बाद रूस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा। वॉर रूम से अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।